गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन फिर से हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ही अंतर्गत एक नए टॉपिक के साथ में फिर से उपस्थित हुए हैं, जो कि टॉपिक का नाम है जीव जंतुओं के तंत्रों एवं उनके कार्य। जीव जंतुओं में जो है उनके तंत्र पाए जाते हैं, जिससे उनकी प्रक्रियाएं चलती हैं, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है और वो क्या कार्य करती है उनको अध्ययन करना है। तो क्या कहा जाता है अंग्रेजी में इसको? सिस्टम्स ऑफ जीव जंतु हैं, तो उनको अंग्रेजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अब उनके कार्य हैं तो लिखा जाता है देयर वर्क और फंक्शन। ठीक है, ये इस प्रकार से जीव जंतुओं के तंत्र एवं उनके कार्य। अब थोड़ा सा बातों को समझिए। जो भी जीव जंतु होते हैं, जो जीव जंतुओं में पेड़ पौधे और जंतु सबकी बात हम करते हैं, तो सभी में विशेष प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। वो तंत्र जो है अलग अलग होते हैं और अलग अलग नाम से होते हैं और उनके काम भी अलग होते हैं। तो वो प्लांट, वो पौधा हो, जंतु हो, उन सब में हमारे जो उनके अंदर जीवन को चलाने के लिए अलग अलग जो है प्रक्रियाएं होती हैं। उन प्रक्रियाओं को करने के लिए उससे संबंधी जो है कुछ विशेष प्रकार के जो है सिस्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है तंत्र, पाया जाता है। और वो विशेष प्रकार के कार्य के लिए ये ही जिम्मेदार होते हैं और वो कार्य करेंगे तो वो विशेष प्रकार के प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे आप देखिए, वो जंतुओं में विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं, जैसे स्पेशल टाइप्स ऑफ टू द सिस्टम विच हैव टू द एनिमल। अंग्रेजी में ये लाइन बोली जाती है कि एनिमल्स के पास जो है, जंतुओं के पास कुछ विशेष प्रकार के तंत्र सिस्टम पाए जाते हैं, जिनके आधार पे वो कार्य करते हैं। अब हम अलग अलग सिस्टम की बात करते हैं, एक एक सिस्टम लेंगे और उसके साथ साथ में हम पौधों की भी बात करेंगे कि इनके और जंतुओं के बीच में जो तंत्र है वो किस प्रकार से अलग है या किस प्रकार से कार्य करता है। तो हम सबसे पहले एक एक तंत्र की बात करेंगे। तो सबसे पहला तंत्र लेते हैं हम श्वसन तंत्र। क्या है? श्वसन तंत्र। अब ये क्या है श्वसन तंत्र? ये सिस्टम है। श्वसन तंत्र के माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब श्वसन क्या है? सामान्यतः आप सभी को पता है श्वसन की ऑक्सीजन को ग्रहण करना प्रभाव वातावरण से, और अपने प्रत्येक जो ऊतक होते हैं वहाँ से CO2 को निकालना, ये श्वसन की प्रक्रिया सामान्यतः कहलाती है। तो श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए या श्वसन की प्रक्रिया होने के लिए श्वसन तंत्र का होना आवश्यक है। श्वसन तंत्र रहेंगे तभी ये श्वसन प्रक्रिया है। और ये श्वसन तंत्र ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि इस प्रक्रिया को पूरा करता है। अब इसमें क्या होगा, हम पहले एक एक करके, तो दो हम डायरेक्शन लेते हैं। दो डायरेक्शन में पहले जंतुओं की बात कर लेते हैं। जंतु क्या करते हैं थोड़ा समझे। जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया श्वसन तंत्र के माध्यम से होती है। एक विकसित श्वसन तंत्र होता है जो कि, अब इसमें आपको समझना होगा कि जंतु जो है वो निम्न भी प्रकार के होते हैं और उच्च प्रकार के भी होते हैं। मतलब निम्नवत जो जंतु होते हैं उनमें भी श्वसन होगा और जो उच्च होंगे उनमें भी श्वसन होगा। तो कुछ में श्वसन त्वचा के माध्यम से होता है, जंतुओं में कुछ होते हैं त्वचा के माध्यम से होता है, कुछ जो है गिल के माध्यम से होता है। ठीक है, और फिर जो जब धीरे धीरे जो
इवोल्यूशन की प्रक्रिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्विकास की जब प्रक्रिया हुई, तो वो धीरे धीरे एक बेहतर श्वसन तंत्र में बदल गया और श्वसन तंत्र में नासिका होती है, नासिका ग्रसनी होती है, कंठ होता है और हमारा जो है फेफड़ा होता है। तो ये श्वसन तंत्र है। क्या क्या हमने बताया? नासिका हो गई, नासिका ग्रसनी हो गई, कंठ हो गया, कंठ और फेफड़ा, ये सब मिलके जो है इस श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो अब इनसे होगा क्या? अब कार्य भी देख लेते हैं। जंतुओं में जो कार्य होता है वो कैसे होगा। जैसे तो कुछ जंतु होते हैं त्वचा के माध्यम से जो है ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जैसे जो निम्नतर एनिमल्स होते हैं, निम्न प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, जिनका उनके शरीर का जो संगठन है वो जो है एक कोश की या फिर जो है कुछ बहुत निम्न प्रकार से है। इसके बाद गिल की बात आती है, तो जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो गिल से जो है इस प्रकार से लेती हैं। और जो फिर उसके बाद जितने भी एनिमल्स होते हैं वो, चाहे वो हम अलग अलग ग्रुप की बात करें, एम्फीबिया है, जो है उभयचर होते हैं, और उसके बाद हम जो है सांप की बात करें, छिपकली की बात करें, मनुष्य की बात करें, बंदर की बात करें, चूहे की बात करें, तो इन सब में जो है ये फेफड़ा, कंठ, ग्रसनी, नासिका, इस प्रकार से सिस्टम होता है, तंत्र होता है। इनसे एक ही प्रक्रिया होती है। यहाँ ये वातावरण से ऑक्सीजन को ये ऊतकों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ऊतकों तक क्या करते हैं? पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ऑक्सीजन को वातावरण से लेके ये कहाँ जा डालते हैं? ऊतकों तक पहुँचा देते हैं। तो ये प्रक्रिया हुई। तो ये तो बात रही जंतुओं में। अब हम देखते हैं, अगर हम पौधों की बात करें तो क्या यही सिस्टम पाया जाता है? पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसमें कोई विशेष प्रकार का तंत्र नहीं पाया जाता। और विशेष प्रकार का तंत्र नहीं होता, लेकिन श्वसन की क्रिया जो है अवश्य होती है। श्वसन क्रिया होती है। और ये श्वसन क्रिया अब कहाँ से होगी? जैसा जंतुओं में तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से, या फिर पत्तियों में जो पत्तियां होती हैं उसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। पत्तियों में आदान प्रदान, यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे पत्तियों से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और CO2 जो हमारे ऊतक होते हैं वहाँ से बनेगा, तो फिर जो है वो अंदर जाएगा। क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण की भी प्रक्रिया करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में ये CO2 जो है उपयोग में आ जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है जो बाहर निकलता है, जिससे कि जो मनुष्य होता है और जो अन्य जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो उससे सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। ये तो आप रहा श्वसन तंत्र। अब हम अगला चलते हैं दूसरे तंत्र की तरफ। एक और तंत्र है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र क्या है भाई? अब उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, जो हमारा जो पसीना होता है, जो यूरिन होता है, वो बॉडी से बाहर निकलता है। अब ये बॉडी से बाहर निकलता है, खासकर जंतुओं की हम बात कर रहे हैं, तो ये उत्सर्जन की क्रिया होगी, उत्सर्जन क्रिया होती है। तो जंतुओं में देखते हैं, जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में इसके लिए जो है यहाँ पर जंतुओं में त्वचा से या फिर गुर्दा बोलते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में किडनी बोलते हैं, किडनी के माध्यम से, किडनी के माध्यम से जो है ये उत्सर्जन
की प्रक्रिया करते हैं, कुछ जो निम्न एनिमल्स जो जंतु होते हैं त्वचा के माध्यम से, और जब उसके बाद किडनी, वृक्क या गुर्दा के माध्यम से ये जो है जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, यूरिन जिसको बोलते हैं, वो वहाँ से निकालते हैं, और जो हमारा जो जिसको आप स्वेट बोलते हैं, पसीना बोलते हैं, वो त्वचा के माध्यम से बाहर निकलता है। तो आप सोचते होंगे कि क्या वनस्पतियों में भी इस प्रकार से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है? तो ये यहाँ पे दूसरे तरीके से प्रक्रिया होगी उत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों में जो है उनकी पत्तियों में जो है पत्तियों और तनों, खासकर तनों पर जो है रंध्र पाए जाते हैं तनों से, और ये क्या करते हैं, जो हमारा गोंद होता है और जो हमारा जो है जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से ये निकालते हैं। तो गोंद और जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, हमने वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से ये निकालते हैं। अगला चलते हैं अगली की प्रक्रिया की तरफ, वृद्धि की प्रक्रिया। क्या? तो वृद्धि की प्रक्रिया देख लेते हैं। वृद्धि तंत्र मतलब विकास की प्रक्रिया, वृद्धि की प्रक्रिया। क्या जंतुओं में वृद्धि की प्रक्रिया जो होती है वो हार्मोन्स पर होती है। हार्मोन्स के द्वारा जो है जंतु का जो है वृद्धि होता है, और उसी के माध्यम से उनके शरीर का विकास हो जाता है, शरीर का विकास होता है। ठीक है, शरीर का विकास होता है। लेकिन जो पौधे होते हैं, पौधों में जो उनकी कलिकाएं होती हैं, वो जैसे जो विभ्योतक ऊतक की बात होती है, तो विभ्योतक ऊतक जो होती है वहाँ पे उनके अपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाले भागों में कलिकाओं में पाई जाती है, और लगातार ये बढ़ती रहती है, जिससे कि पौधों का जो है विकास होता है। यहाँ पे जैसे कुछ पादप हार्मोन्स की भी बात आती है, तो पादप हार्मोन जो है हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पादप ऑक्सीन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। तो ये जो है क्या करते हैं, ये इलांगेशन, ये प्रक्रिया, ये प्लांट को जो है के आकार को, संरचना को बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो है पौधों में भी कुछ इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन लगातार कुछ अंतर है। हम आगे और चलते हैं अगले तंत्र की तरफ, उस तंत्र का नाम है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र के माध्यम से पौधे और जंतु जो है अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से यहाँ पे अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। परिसंचरण, चौथा परिसंचरण तंत्र, इसको अंग्रेजी में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। सर्कुलेशन मतलब, अब यहाँ पे पहले हम जंतुओं की बात कर लेते हैं। जंतु में कैसा होता है, क्या होता है जंतु में? परिसंचरण तंत्र का मतलब जो है, जो हमारी रुधिर होती है वो हृदय के माध्यम से जो है पंप होके पूरे बॉडी में सारे मटेरियल, जो कि आप नाइट्रोजन युक्त मटेरियल होता है, हार्मोन्स होता है, एंजाइम होता है, वाटर होता है, और भी जो मटेरियल होते हैं, वो उन सारे मटेरियल को जो है प्रत्येक बॉडी ऊतक में, प्रत्येक जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाएं होती हैं या ऊतक होते हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होनी है, वहाँ पे पदार्थ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो वहाँ पे जो है इसको स्थानांतरित करते रहते हैं, स्थानांतरित होती रहती है। इसमें अब जंतुओं में जो तंत्र होगा वो क्या होगा? अब देखिए, हृदय, धमनी, सिराएं और क्या होगा? रुधिर। ये सारे जो है पूरे परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। और जो कि मैंने कहा कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो अमीनो एसिड है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, ग्लूकोज है, और वाटर, जल है, ये हार्मोन्स है, एंजाइम्स है, इन चीज़ों को क्या करते हैं। अब इसके बाद जो है
अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में इस प्रकार का तंत्र नहीं पाया जाता जिसमें हृदय, धमनी, सिराएं या रुधिर होते हैं। इसमें क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, जो दो चीजें हैं पौधों में। पौधों की बात करें तो अब ध्यान दें, पौधों की बात होगी तो उसमें दो तरीके से स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी। पहला क्या होगा स्थानांतरण में कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं तो भोजन का स्थानांतरण करते हैं, तो वो वहाँ से फ्लोएम के माध्यम से स्थानांतरित कर देंगे। फ्लोएम ये क्या है, आपका जो है संवहन ऊतक है। और दूसरा जो है, जो जल और जो मिनरल्स होती है, खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से जहाँ पे जड़ होगा वहाँ से लेके इसको जाइलम के माध्यम से पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचाते हैं। तो आप देखिए भोजन क्या होता है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बनता है और फ्लोएम के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। उसी ठीक प्रकार से जल एवं खनिज जो पदार्थ होते हैं वो जड़ के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद ये जाइलम के माध्यम से पूरे बॉडी में, शरीर में पहुंचा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगले सिस्टम में देखते हैं हम। अगला है पोषण और पाचन तंत्र। ये अगला भी बहुत महत्वपूर्ण है, पोषण एवं पाचन तंत्र। अब जंतु और वनस्पतियों को जीने के लिए कुछ विशेष प्रकार के भोज्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है। उन भोजन से उनका पोषण होगा और पोषण से वो वृद्धि और विकास और लगातार अपने जीवन को जीते चले जाएंगे। तो उसके लिए जो भोजन जो जंतु, खासकर जंतु की बात करें तो जंतु जो लेता है तो वो वातावरण से पौधों के द्वारा बनाए गए जो पौधे, या ये कहें कि जो पौधे होते हैं उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं वहाँ से, और वो उसी को जो जंतु होते हैं वो अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अपने को पोषण देते हैं। और ये जब पोषण देंगे तो आप समझ सकते हैं कि जंतुओं के अंदर आहार नाल पाई जाती है, आहार नाल पाई जाती है। तो आहार नाल में क्या होता है, मुख होता है, मुंह होता है, वहाँ पे ग्रसनी होती है, ग्रसनी, फिर ग्रास नली होती है, ग्रास नली होती है, और फिर क्या होता है जो है, तो इस प्रकार से आंत होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये मिलके पूरे क्या करती हैं, जंतुओं में पाचन तंत्र का निर्माण करती है, और इन्हीं से होता हुआ जो भोजन है वो यहाँ पे इन्हीं भाग से एंजाइम निकलता है। एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम, और एंजाइम की गतिविधि के बाद ही ये जितने भी हम जो भोजन आप फिर कोई भी जंतु भोजन लेता है वो क्या होता है, पचता है, और पचने के बाद ब्लड में या रुधिर में मिलके फिर से प्रत्येक टिश्यू तक पहुंचता है। तो ये सिस्टम जब वहाँ पे होता है उसके आधार पे वो कार्य करता है जंतुओं में। लेकिन पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो ग्रीन प्लांट होते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं वो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मतलब H2O की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, और जो है लेके और प्रकाश सूर्य का प्रकाश जो आप जानते हैं, प्रकाश को लेके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, शर्करा बनाते हैं। शर्करा आप बोलते हैं
शर्करा का फॉर्मेशन करते हैं, शर्करा तो बना देते हैं और ये उस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। तो आपने देखा ये भी सिस्टम इस प्रकार से अलग अलग है। अगले जो लास्ट है उसमें हम बात करते हैं जनन तंत्र की। जनन तंत्र के माध्यम से जो पौधे होते हैं और जो क्या कहते हैं ये पौधे और जंतु होते हैं, वो अपने जंतु जो होते हैं वो अपने जैसे जो है यहां पे देखते हैं जनन तंत्र, अपने जैसे या अपने समान जीव को पैदा करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है, जनन तंत्र। तो जनन तंत्र के माध्यम से देखते हैं जनन, जिसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा मैंने बताया कि जंतु हो, चाहे वो निम्न जंतु हो या फिर जो है उच्च प्रकार का जंतु है, सब में जनन तंत्र पाया जाएगा। लेकिन कुछ विभेदन के साथ में कुछ चीज़ों में विभेदन रहेगा। कोई जो है किसी जंतु में जो क्या कहते हैं कि नर और मादा एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, उसका जो अंडाशय होता है और जो है टेस्टिस होता है, क्या कहते हैं कि वो पाया जाता है। जबकि जो हायर एनिमल्स होते हैं, उच्च एनिमल्स होते हैं, उनमें ये जो वृषण और अंडाशय होता है वो अलग अलग जंतुओं में पाया जाता है। तो अलग अलग जो है नर और मादा वहाँ पर होते हैं, उनके माध्यम से ये जो है जो यहाँ पर अब हम जंतु की बात करें, तब जंतु की बात करें तो जंतुओं में इसके लिए जनन तंत्र पाया गया है। और जनन तंत्र की प्रक्रिया में मैंने बताया कि इनके मदद से अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करते हैं और वंश की वृद्धि करते हैं। संतान की उत्पत्ति करेंगे, संतान की उत्पत्ति करेंगे और वंश की वृद्धि करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या, जैसे हमने कहा कि नर के लिए वृषण होता है जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस बोलते हैं, और मादा के लिए जिसको अंग्रेजी में मेल और फीमेल बोलते हैं, यहाँ पे अंडाशय होती है, अंडाशय जिसको यहाँ पे ओवरी बोली जाती है। और इसमें तो विसर्ग से क्या होता है, जो है स्पर्म का, और यहाँ पे ओवरी से ओवा का, अंडे का निर्माण होता है। जब इनका दोनों का समयुग्मन होता है तो जब यहाँ से जो वीर्य होता है, या फिर ये कहें यहाँ पे जो स्पर्म की बात हमने की और यहाँ से ओवा निकलता है, मतलब अंडा निकलेगा, दोनों मिलते हैं, संयुग्मन होते हैं, तब जाके युग्मनज बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, युग्मनज का नाम, जिसको यहाँ पे अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं। और धीरे धीरे लगातार विकास की प्रक्रिया होती चली जाती है और बाद में ये चल के एक सिंगल सेल से एक एडल्ट किसी जंतु का, एक वयस्क जंतु का, एक जंतु का बॉडी का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से जंतुओं में एक अलग प्रक्रिया होती है। कुछ जो जंतु होते हैं, मैंने कहा कि एक ही शरीर में जो ये विषण और अंडाशय दोनों पाए जाते हैं, उसको वहाँ पे हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, कि वहाँ पे वो जो है एक में ही पाए जाते हैं। अब पौधों की बात करें तो पौधे जो होते हैं वो स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रिया के माध्यम से, स्वपरागण और परपरागण की प्रक्रिया के माध्यम से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना, और उसके बाद
अंडाशय तक पहुँच के वहाँ पे एक दूसरे से मिल जाना और उसके बाद जो है युग्मनज का फॉर्मेशन करके फिर से उसी प्रकार से पौधे का निर्माण करना, ये प्रक्रिया पौधों में होती है। लेकिन सवाल ये है कि इसमें स्वपरागण और परपरागण दोनों तरीके से होता है। स्व का मतलब होता है कि जब एक ही पौधे पे के जो पुष्प हैं उसी पौधों के दूसरे पुष्प से अगर इसका संयुग्मन, यहाँ पे ये जो परागण इसके पौधे पे हो जाता है तो उसको स्वपरागण। और जब दो अलग अलग जो है पौधे होते हैं और उनके जो है किसी माध्यम, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से, किसके आप देखिए, जल के माध्यम से हो सकता है, कीटों के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, या फिर अन्य जंतुओं के या मनुष्यों कह सकते हैं, मनुष्यों के माध्यम से हो सकता है। तो किसी भी माध्यम से ये जो परागकण होते हैं वो वहाँ तक दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए। कहाँ तक पहुँच जाए? वर्तिकाग्र तक पहुँच जाए तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग जो तंत्र होते हैं और उस तंत्र के माध्यम से यहाँ पर अलग अलग जो है यहाँ पे चीज़ों को आपने समझा। कुछ जो तंत्र और भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने कहा कि तंत्रिका तंत्र होती है, तो तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो मनुष्यों में तो जो जंतु होते हैं, हम आगे बात करते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होती है वो जंतुओं में तो पाई जाती है, और वो जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो तंत्रिका तंत्र की यूनिट होती है, इकाई होती है। मतलब तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बने होते हैं, जो जंतुओं का विशेष लक्षण है, जिनके माध्यम से कल के लेक्चर में मैंने बताया था समन्वय और नियंत्रण एवं नियमन की प्रक्रिया होती है। तो समन्वय तरीके से पूरे गतिविधि को, पूरे प्रक्रियाओं का जो जैविक प्रक्रियाएं होती है वो उसमें इसका नियंत्रण होता है, और इसी के माध्यम से होमियोस्टैसिस की प्रक्रिया हमारी चलती रहती है और हम जीवित रहते हैं, कोई भी जंतु जो है जीवित रहता है। जबकि पौधों में ये तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, उस पे तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। इसी प्रकार से हार्मोन्स मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनके माध्यम से जो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो हार्मोन्स को निकालते हैं, और जिनके ये हार्मोन्स रक्त में घुल के विशेष भाग में जाके प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। जबकि पौधों में पादप हार्मोन पाए जाते हैं, जो ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये तमाम जो है हार्मोन्स होती हैं जो कि प्लांट में पाई जाती हैं और केमिकल जिसको रासायनिक समन्वय की प्रक्रिया करते हैं और पौधों का वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो तंत्र था, जो जीव जंतुओं में तंत्र होते हैं और जो उनके कार्य होते हैं, वो आपने इस लेक्चर, इस टॉपिक, इस वीडियो में समझा, और हम आशा करते हैं कि आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा क्या उनका उपयोग होता है, क्या उनका कार्य होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम के माध्यम से बॉडी का जो है समन्वय बना के
बाहरी वातावरण से अंतः वातावरण से जो है संतुलन स्थापित करते हुए, होम्योस्टैटिस समस्थैतिका को करते हुए एक समान तापक्रम में जो जंतु होते हैं वो अपनी पूरी प्रक्रिया को, जैविक प्रक्रिया को लगातार जो है चलाते रहते हैं और चलाने के बाद जो है वो उसी आधार पे जीवित रहते हैं। तो और जबकि जो पौधे होते हैं उनमें भी इस प्रकार का समन्वय होते हुए लगातार अपनी वृद्धि और विकास करते रहते हैं और हमेशा जीवित रहते हैं। तो ये आज के चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।